सो हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू केमोफोबिया। तो हमारा आज का टॉपिक है फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज़ SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसको हम बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म या न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द मैकेनिज्म्स एंड द रिएक्शंस। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म वन ऑफ द है SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हम इस रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हुए हम इसमें इस रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं कि लाइक कि कैसे कोई न्यूक्लियोफाइल आके कैसे कोई सबस्ट्रेट को हटाता है। पहली बात, इसका नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई भी एक मॉलिक्यूल आएगा, दूसरे को हटाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूट करेगा, रिप्लेस करेगा और उसकी जगह खुद आके बैठ जाएगा। तो इस टाइप के रिएक्शंस कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसे इसका स्कीमेटिक व्यू सामने बना हुआ है वो आप देख सकते हैं कि जैसे ये देखिए, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ये एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये जिस कंपाउंड पे अटैक करता है उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट पे आके अटैक किया और एक लिविंग ग्रुप को लीव कर देगा, मतलब हटा देगा, उससे खुद आके बैठ जाएगा। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल खुद लग गया और ये लिविंग ग्रुप अलग हो गया। तो ये इस टाइप की हमारी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बाई मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, इसीलिए। तो इस रिएक्शन के बारे में अगर हम इसकी काइनेटिक्स की बात करें तो काइनेटिक्स कैसी होती है इसकी काइनेटिक्स है बेसिकली, इसके नाम में ही है, याद करने का तरीका सिंपल, SN2 मतलब सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये किस टाइप की काइनेटिक्स को फॉलो करता है? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। जैसे इसका रेट का एक्सप्रेशन आप सामने देख सकते हैं, K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंटू कंसनट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो मतलब ये ओवरऑल कैसी रिएक्शन है? सेकेंड ऑर्डर। बट अगर कोई पूछ ले विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल कैसी होगी ये रिएक्शन, तो विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एंड विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफाइल या विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट कैसी रिएक्शन है? विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट ये रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की, एंड ओवरऑल क्या है? सेकेंड ऑर्डर की। तो आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे मूव करते हैं इसके डिटेल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है। तो आगे अब आप डिटेल्ड मैकेनिज्म में देख सकते हैं कि क्या है। ये हमारा जो हमने RLG ऊपर लिखा था, सबस्ट्रेट लिखा था। अब R एक्चुअल में क्या होता है? एक एल्काइल ग्रुप होता है, मतलब एक नॉर्मल कार्बन, कोई चेन हो सकती है, कोई कंपाउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने वो अज्यूम कर लिया है कार्बन की फॉर्म में, साथ में लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारा कार्बन है, इसके साथ ही लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पे कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनाते हैं, 3 बॉन्ड कोई भी रैंडम बना दिए, R, D और H। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि अब एक्चुअल में जब भी बॉन्डिंग होती है कुछ हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू होती होगी। तो मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो बड़ा लोब होता है वो क्या बताता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में। और जो छोटा लोब होता है वो क्या बताता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में। तो इसमें सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी है? पोलैरिटी। अब आप देख सकते हैं इस रिएक्शन को डिटेल में अगर हम और डेप्थ में जाकर स्टडी करेंगे क्या होगा। कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और लिविंग ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ पोलैरिटी, इंडक्शन, इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। कार्बन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो जब कार्बन के पॉजिटिव वाला अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर सकता है, मतलब सराउंडिंग में, और ये सब हमें पता है, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव तो भाई सब पागलों की तरह भागता है। तो अभी न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? उस पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड में उड़ता जाएगा, एक्सेलरेट करेगा बहुत तेज़ी से। बहुत तेज़ी से जाके एक्सेलरेट करेगा तो पीछे की तरफ कौन सा ऑर्बिटल होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाके बेसिकली अटैक करता है? हमेशा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाके अटैक करता है। तो जब भी अब अटैक होगा तब क्या होगा? अब न्यूक्लियोफाइल ने जाके अटैक किया। अब बेसिकली लिविंग ग्रुप तो हमारा वीक बॉन्ड होता है कार्बन का लिविंग ग्रुप के साथ, तो वो बॉन्ड क्या हो गया? वीक हो गया। अभी न्यूक्लियोफाइल का नया नया बॉन्ड बना भी नहीं है। तो जो कहते हैं ना कि जो मतलब ये जैसे वीक होगा वो इजीली ब्रेक हो सकता है, तो वैसा से सीन है। यहाँ पे लिविंग ग्रुप का ढंग से बॉन्ड बना नहीं था तो वीक होके टूटने की कगार पे, और न्यूक्लियोफाइल का भी ढंग से बॉन्ड बना नहीं है तो वो बनाने की कगार पे है अपना। तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल का ढंग से बॉन्ड बना नहीं, लिविंग ग्रुप का ढंग से बॉन्ड टूटा नहीं, और बाकी 3 बॉन्ड D, H और R के वहीं पे थे। तो ये सारी बॉन्डिंग्स हमारे पास हो रखी थी। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम देख सकते हैं सामने कि
हमें बेसिकली देखने में लग रहा है कार्बन के 5 बॉन्ड बने, क्या एक्चुअल में ये 5 बॉन्ड हैं? नहीं, एक्चुअल में 3 ही बॉन्ड हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड और लीविंग ग्रुप का बॉन्ड ना प्रॉपर ढंग से बना ना ढंग से टूटा, तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। तो इसीलिए अगर कोई भी इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो क्या आएगा? हमेशा हमें पता होना चाहिए इस स्टेट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2। आई होप इतना आपको अब तक पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बात करते हैं, जब ये बॉन्ड्स अभी तो वीक हो रहे थे और बन रहे थे, अब जैसे लिविंग ग्रुप का बॉन्ड प्रॉपर वीक हो चुका है, तो जब वो टूटेगा तो क्या होगा? लिविंग ग्रुप हमारा अलग हो जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल हमारा जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम कंपाउंड की सिमेट्री देख सकते हैं। जैसे ये ऊपर वाले कंपाउंड में क्या है? लिविंग ग्रुप आगे की तरफ है और बाकी सारे कंपाउंड्स पीछे की तरफ हैं, मतलब बाकी सारे वो हेटेरो एटम्स जो थे। अब न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ है और बाकी सारे हेटेरो एटम्स आगे की तरफ है, मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया? बेसिकली हमारा प्रोडक्ट बेसिकली उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं, एक स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं इसके लिए, वो क्या होती है? वो होती है वॉल्डन इन्वर्जन। इस चीज़ को बोला जाता है वॉल्डन इन्वर्जन। तो अगर कोई पूछे वॉल्डन इन्वर्जन क्या होता है, तो वॉल्डन इन्वर्जन इज़ बेसिकली फिनोमिना इन्वॉल्व इन SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, जब हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे से जस्ट अपोजिट सिमेट्री के बनेंगे, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। तो ये हमारा था एक प्रॉपर डिटेल्ड मैकेनिज्म जो कि बताता है हमें किसके बारे में? SN2 रिएक्शंस के बारे में। तो इतना पार्ट आई होप अब तक क्लियर हुआ होगा आपको। तो हम आगे अब नेक्स्ट मूव करते हैं किसकी तरफ? इस रिएक्शन की एनर्जी डायग्राम की तरफ, कि मतलब जब भी ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होता है या एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। अब जैसे कि एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस का कर्व है, आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छे से देखा होगा इसको। तो ये कर्व बेसिकली हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के बारे में बताता है, एनर्जी डिफरेंस के बारे में बताता है। कि ये सपोज़ हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हमारा वही सबस्ट्रेट था RLG, रिएक्टेंट हमारा वही सबस्ट्रेट था RLG, ठीक है। अब वहाँ से क्या हुआ? एक उसके बाद हमारे पास मैकेनिज्म में हम देखें एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई थी, जहाँ हमें दिख रहा था कार्बन के एक तरह से 5 बॉन्ड बने, बट एक्चुअल में वो 5 बॉन्ड नहीं थे। एक्चुअल में वो क्या थे? 3 ही बॉन्ड थे। 2 बॉन्ड हमारे पास फालतू के दिख रहे थे बट थे नहीं वो, क्योंकि एक लगभग टूटने वाला था, एक लगभग बनने वाला था, लेकिन कोई ढंग का बॉन्ड था नहीं वो, तो हमने उनको कंसीडर नहीं किया। तो उसके बाद वो ट्रांजिशन स्टेट आई थी, एंड ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमने देखा, और ट्रांजिशन स्टेट हमने ऊपर क्यों दी? ट्रांजिशन स्टेट ऊपर देने का मतलब ये क्योंकि वो सबसे अनस्टेबल स्टेट थी इसकी। अनस्टेबल स्टेट कैसे? कि अभी कोई बॉन्ड ढंग से बना नहीं, कोई बॉन्ड ढंग से टूटा नहीं, तो अभी वो अनस्टेबिलिटी की तरफ है अपना कंपाउंड, कि स्टेबल तो है नहीं, तो वर्ज ऑफ अनस्टेबिलिटी के ऊपर है, इसीलिए उसको क्या नाम दिया? ट्रांजिशन स्टेट सबसे ऊपर है। एंड देन प्रोडक्ट बन गया। इतना हम सबको पता है, जब भी कोई रिएक्शन होती है एनर्जी रिलीज़ करता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे आ गई। अब जैसे SN2 रिएक्शन के लिए हमारे पास कर्व है, इसमें हम देख सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में जो डिफरेंस आया, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, तो जो एनर्जी का डिफरेंस या एंथैल्पी का डिफरेंस हम बोलते हैं वो क्या होता है? डेल्टा H से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा H हमारे पास आ गया एनर्जी डिफरेंस। और डेल्टा H हमें क्या बताता है? डेल्टा H हमें बेसिकली बताता है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का डिफरेंस, जैसे कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा H आ गया हमारे पास, और हमें पता है प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, हमने ऊपर कर्व में देखा। तो मतलब ओवरऑल डेल्टा H की वैल्यू कैसी आने वाली है? इट शुड बी ए नेगेटिव वैल्यू। तो अगर ये नेगेटिव वैल्यू आने वाली है, तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा जब भी डेल्टा H की नेगेटिव वैल्यू होती है तो रिएक्शन का नेचर क्या होता है? रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देन इट विल बी ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ तक हमारा बेसिक पार्ट खत्म हुआ SN2 रिएक्शन का। अभी SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ ख़त्म नहीं हुआ प्रॉपर। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में अभी टॉपिक्स बचे हैं, जैसे व्हाट इज़ द रोल ऑफ सबस्ट्रेट इन द रिएक्शन एंड हाउ टू चूज़ ए सॉल्वेंट फॉर SN2 रिएक्शंस। तो ये 2 टॉपिक्स हैं, ये हम आगे आने वाले अपने फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, SN2 रिएक्शन के बारे में जान के अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए। थैंक यू।